मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अपने सोशल साइंस के सेगमेंट पॉलिटिकल साइंस, यानी हमारे सोशल साइंस में 4 पार्ट हैं, उसके एक पार्ट राजनीतिक विज्ञान की। तो उसका जो हमारा पहला पार्ट है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं हम इसको इस हिसाब से कवर करेंगे कि हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचने ना पाए, जिससे कि हमारा लेसन भी पूरा हो जाए और हमें जो बातें याद करनी है वो भी हमें याद हो जाए और हमारे लेसन में कुछ छूटने भी ना पाए। तो इन सभी बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है अपने लेसन को कवर करते हुए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी। पाठ का नाम हमारे क्या है? सत्ता की साझेदारी। कि हमारी जो सत्ता है इसमें किस प्रकार से शासन व्यवस्था है। अब इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, उसके बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, उनको समझेंगे, सभी चीजें हम करेंगे। तो ये है हमारी सत्ता। अब इसमें याद रखने योग्य बातें, पहला पॉइंट है बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो बेल्जियम की 59% आबादी जो है कहाँ रहती है? फ्लेमिश में। और क्या बोलती है? डच बोलती है। सेकंड पॉइंट क्या है? 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में, और वो बोलते क्या है? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि श्रीलंका में सिहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। तो श्रीलंका में जो सिहलियों की जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या प्रतिशत है कितना है? 74%। अच्छा, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारे जो 20 नंबर की OMR भरने को आएगी MCQ वाले, उसमें भी आ सकते हैं और सीधा सीधा आती लघु या लघु में भी ये जानकारियां पूछ सकता है। तो 4 पॉइंट की बात करें, 5 पॉइंट की बात, 4 पॉइंट की बात करेंगे। श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। तो श्रीलंका में एक कानून आया 1956 में जिससे सिहली भाषा वहां की राजभाषा बन गई, जैसे हमारे भारत देश की राजभाषा हिंदी है। 5 पॉइंट की बात करेंगे तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो 1948 में श्रीलंका कैसा? स्वतंत्र हो गया था, लेकिन वहां के जो सिहली नेता थे वो बहुसंख्यक थे, संख्या में ज्यादा थे, जिसके बल पर वहां पे वो सत्ता जमाना चाहते थे। उसके बाद 6 पॉइंट की बात, 7 पॉइंट की बात करेंगे तो बेल्जियम ने साझेदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि सत्ता को बेगानेपन का एहसास ना हो। तो बेल्जियम के संविधान में कोई समस्या थी तो उसमें संशोधन किए गए और उसको अच्छे से संवारा गया। 8 पॉइंट की बात करेंगे तो 8 पॉइंट कहता है बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। तो बेल्जियम मॉडल से इतना ज्यादा अच्छा बना था कि उसको बहुत अच्छा माना गया, आदर्श मान लिया यूरोपीय देशों ने, और उन्होंने अपना जो संघ का मुख्यालय है वो भी ब्रुसेल्स को बना दिया। 9 पॉइंट की बात करेंगे, शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो इन सभी के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो क्या? क्षैतिज वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण कहलाता है सत्ता का बंटवारा। पॉइंट 10 की बात करेंगे तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो उच्च और निम्न सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ये हमारे थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम बात करेंगे एक अंक वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि 1970-1993 के बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो कितनी बार? 4 बार संशोधन किए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है श्रीलंका में किस समुदाय
को प्रभुता कायम करने के लिए स्थापित किया गया। तो किसको किया गया था? बहुसंख्यकवाद को। किसको? बहुसंख्यकवाद को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे अधिक है? तो बेल्जियम में डच जाति समूह की आबादी सबसे अधिक है। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? श्रीलंका में सिहली सामाजिक समूह की संख्या सबसे अधिक है। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो फ्रेंच जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अमीर और शक्ति संपन्न है बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में उलझता रहा? तो ये हमारा कौन सा देश था जहां बहुसंख्यकवाद सिद्धांत स्थापित था? ये हमारा श्रीलंका था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? तो सत्ता की साझेदारी हमारा संघर्ष रोकने में सबसे ज्यादा सहायक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, 10 की। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके? भाषा के आधार पर। मैंने भी बताया जो लोग सबसे ज्यादा अधिक भाषा बोलते हैं वही लोग सामुदायिक सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंका में सिहली भाषा का संबंध किस धर्म से है? किससे है? बोछद्र धर्म से। किससे? बोछद्र धर्म से। उसके बाद हम बात करेंगे लघु या दीर्घ प्रश्न। किसकी बात करेंगे? लघु या दीर्घ प्रश्न। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ चीजें समझ लेंगे कि हमें जब अपना लघु, अति लघु या लघु का क्वेश्चन लिखना है तो हमारा क्वेश्चन 50 शब्दों में होना चाहिए। 50 से 60 शब्दों में। हमें यह ध्यान रखना है कि वो कितने नंबर का है। तो सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार आपस की शक्तियां। तो ये हमारे इनके विभिन्न रूप हैं सत्ता के साझेदारियों के। प्रश्न 2 की बात करेंगे तो बेल्जियम के समाज में कौन सी भाषा के बीच तनाव के क्या कारण थे? भाषी लोगों के समाज क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषी लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे देखेंगे। बहुसंख्यक डच की अवहेलना, जो बहुसंख्यक थे बेल्जियम में वो डच थे, वो बहुसंख्यक थे लेकिन उनकी अवहेलना की जा रही थी, उनको कुछ नहीं समझा जा रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था भाषा का, जो भाषाई मतलब लोक तनाव का सबसे एक मुख्य कारण। सेकंड रीजन हमारा कारण, दूसरा कारण था अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना। तो सेकंड रीजन हमारा क्या था कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच थे, जो कुछ मात्रा में फ्रेंच थे, वो बहुत ही ताकतवर और समृद्ध थे, पैसों में धनी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, पूरी तरह से संपन्न थे। तीसरा कारण क्या था? आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ, एक खास समुदाय तक सीमित रहना, कि मतलब ये सब चीजें, जो आर्थिक विकास था एक खास समुदाय तक ही सीमित था, फ्रेंच लोगों को हो रहा था, और जो बहुसंख्यक डच थे उनका कुछ नहीं, उनको कुछ समझा नहीं जा रहा था, फेंका फर्जी कान में उनको माना जा रहा था, बस ये कह सकते हैं। चौथा क्या था? राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। तो जो हमारी राजनीति थी, मतलब सरकार, वो केवल एक समुदाय की चलती थी, वही जो अल्पसंख्यक फ्रेंच थे जो समृद्ध थे वही अपना शासन चलाते थे। जब भाई पूरे देश से सत्ता का कोई मतलब ही नहीं था तो वहां पे सत्ता का होना या ना होना बात बराबर ही हो जाती है। तो ये तनाव के कुछ कारण थे भाषाई लोगों में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न 3, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो बहुसंख्यकवाद के तहत सिहलों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। तो जो बहुसंख्यकवाद सिद्धांत आया वो सिहलियों के लिए आया ही था, तो उनके हितों पे विशेष जोर दे दिया गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिहलों का एकाधिकार, सभी जिम्मेदारियां सिहलों को दे दी गई। भैया जब उनके लिए आया था भाई उन्हें दे दी गई। सिहली की एक मात्र राजभाषा का दर्जा और सिहली को ही राजभाषा बना दिया। तमिलों के हित को दरकिनार करना, तमिलों के हित को दरकिनार, उनकी कोई बात सुनी ही नहीं। तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया कि आप यहाँ राजनीति नहीं कर सकते, सिहली ही यहाँ सब कुछ होंगे। तो ये थे सामाजिक तनाव को जन्म दिया इन्हीं कारणों ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तर्क दीजिए। तो यह क्यों आवश्यक है? तो पहला पॉइंट हमारा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना। अगर हमारा सत्ता की साझेदारी होगी तो हमारा जो विभिन्न से सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच टकराव होते हैं उनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, यह राजनीतिक अस्थिरता
अराजकता को कम करेगा, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक बन जाती है, इसका अहम रोल हो जाता है, क्योंकि यह राजनीतिक को चलता मतलब संचालित किए रहता है, चालू किए रहता है, रुकने नहीं देता है। इसीलिए ये तर्क आवश्यक है सत्ता की साझेदारी में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला पॉइंट है विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन। तो बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा? सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा आप चलाइए। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी, विधायक बना के उन्हें सदन में भेजा जाएगा। जो लोग गरीब वर्ग से आते होंगे, पिछड़े हुए होंगे, उन सबको। अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण, जो लोग कम मात्रा में होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी एक हिसाब से। और चौथा है हमारा अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना, और जो बहुत ही पीछे है अभी हमारे वर्ग, उनके लिए अलग से सरकारी नीतियों का गठन करना। ये हमारी सामाजिक विविधताओं के बंटवारे की मुख्य विधि है, जिससे हमारा बंटवारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। तो पहला क्या था वर्चस्व? कि सिहली लोगों की जो भाषा थी सिहली, उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया, राज की भाषा बना दिया गया। दूसरा क्या था? सिहली लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, शिक्षण संस्थानों में उनको सबसे पहले स्थान दिया गया कि आप यहाँ पे सबसे पहले आ सकते हैं। सिहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने दिया। अभी तक जो लोग घर गृहस्थी संभाल रहे थे, अब वो सत्ता में आने को बेताब हो गए। चौथा पॉइंट है बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता, और सिहली लोग जो धर्म मानते थे वो बौद्ध धर्म ही था, तो इसको पूजा और अर्चना के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई कि इसमें कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में कुछ बातें होंगी। उसके बाद 36 वितरण के बारे में कुछ बातें होंगी। तो पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। अब स्तर कौन कौन से हो गए? जैसे हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सभी स्तरों में बंटवारा होता है। इसमें राज्य की सरकार और केंद्र सरकार की चीजों का आपस में बंटवारा। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, जैसा बताया गया। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। जो नीचे वर्ग के लोग होंगे वो ऊंचे लोगों के अधीन उनके गुलाम बन के रहेंगे। 36 वितरण में क्या होता है? इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जो मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभीयों के बीच। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो एक ही जगह रह के अपनी विशेष शक्तियों को दिखाते हैं। लास्ट पॉइंट है, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक अंग एक दूसरे पे नियंत्रण रखता है कि कोई गलती ना हो पाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों के बारे में बताइए। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यकवाद का मतलब ये हुआ कि सिहली समुदाय ज्यादा था, तो सिहली भाषा को एक मातृभाषा यानी राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों और सभी जगहों पे सिहलियों को ही प्राथमिकता दी गई कि आओ आप सबसे पहले आप वाली नीति अपनाई गई सिहलियों के लिए। तीसरा है, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया कि इसके खिलाफ कोई जाएगा तो कार्रवाई होगी, समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो ये सब चीजें की गई। उसके बाद बहुसंख्यकवाद का प्रभाव क्या हुआ? तो फर्स्ट बात क्या हुई? तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा मिला। सेकंड बात क्या थी? 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग, क्योंकि भाई जबरदस्ती कब तक कायम किया जाएगा, कभी ना कभी तो नए युग का विकास होगा, चीजें कवर होंगी ही। तीसरा क्या था? सिहली और तमिलों के बीच टकराव
तथा गृह युद्ध का जन्म। अब आपस में ही टकराव हो गया और श्रीलंका में गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध के कारण बहुत से लोग मारे गए, बेघर हो गए, जो पा रहा था एक दूसरे को ही खाया जा रहा था। पांचवी बात क्या थी? युद्ध के कारण देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव हुए। जीवन यापन संभव नहीं हो पाया, असंभव हो गया, समस्याएं हो गई, अकाल आ गया, क्योंकि भाई गृह युद्ध हुआ था। तो ये बहुसंख्यकवाद का प्रभाव था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, बेल्जियम में सामाजिक विभिन्नताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? तो कैसे किया गया? तो ये विभिन्न प्रकार से किया गया। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अपने वहां मोदी सरकार, वो केंद्र सरकार कहलाएगी। डच और फ्रेंच मंत्रियों की समान संख्या, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के और डच और फ्रेंच जितने भी मंत्री थे सबकी समान संख्या रखी गई। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपा गया। केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व हुआ। सामुदायिक सरकार का गठन किया गया जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। पांचवा क्या था? क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई कि आप फैसला ले सकते हो कि यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। तो विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान इन तरह से किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये कैसे निभाते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों का सक्रिय होना। तो ये सबसे पहली बात है, ये बहुत भूमिका निभा रहा है सत्ता के बंटवारे में। हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना, ये भी काफी ज्यादा भूमिका निभा रहा है। उसके बाद तीसरा है, सरकार के ऊपर दबाव समूह बनाकर फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है? अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, यानी अपने अपने जाति और धर्म के लोगों को बढ़ावा देना भी राजनीतिक सत्ता की बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा पॉइंट कहता है, जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये भी एक मुख्य बात है। प्रश्न 11 की बात करेंगे, तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है? तो पहला पॉइंट है इसमें, तमिल भाषी लोगों की निम्नलिखित मांगे थी। तमिल भाषी लोगों का कहना था कि उनकी भाषा के आधार पर उनकी भाषा को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी जाए कि क्षेत्र में वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, अन्य जाति समूहों के समान उन्हें भी शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं, नौकरी वोकरी दी जाए, कहा जाए तुम भी ज्ञान अच्छे से ले सकते हो। 1980 के दशक में तमिल सरकारें बनाने की मांग की थी वहां के तमिल लोगों ने। तो ये 4 बातें थी जो निम्नलिखित मांगे की गई थी, जो मांगे थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? 3 कारण बताइए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कारण तो बताऊंगा ही, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन छूट नहीं पा रहा है, सभी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक नहीं दो बार, जिससे कि आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि पेपर पूरा इसी में से आ गया, ये कैसे हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने उस समय मेहनत की होगी, आप लोगों ने उस समय मेरा साथ दिया होगा, जैसे मैंने बोला है। तो 3 कारण है क्यों जरूरी है। यह सामाजिक समूहों के बीच जो संघर्ष, हीन भावना, विवाद की भावना होती है उनको बिल्कुल कम कर देता है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है, यह विकास के लिए, भाई साझेदारी होगी तभी सब चीजें विकसित हो पाएंगी। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला चना घाट नहीं। चलो वो बात अलग हो गई। तीसरी बात क्या है, श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सेहिलों के पास थी, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को बुरा लगा, पूरा देश गृह युद्ध में फंस गया। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। कोई एक चलाएगा तो दूसरे तारीफ होगी, ये तकलीफ होगी, फिर इसी तरह के युद्ध होंगे, समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। 1960 में
बेल्जियम में असंतोष के क्या कारण थे, असंतोष किस प्रकार दूर किया गया, तो क्या क्या कारण थे ये देखेंगे। सबसे पहला था अल्पसंख्यक, यानी कुछ फ्रेंच लोग भाषी लोग की तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और ताकतवर थे। तो जो बहुसंख्यक थे उनसे ज्यादा ताकतवर थे जो फ्रेंच, अल्पसंख्यक यानी कुछ ही लोग थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी, भाई कम लोग हो ऊपर से दादागिरी दिखाइयो, तो नाराजगी तो होगी, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा है राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पत में और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। ब्रुसेल्स में डच भाषी क्या थे, कुछ ही थे, और फ्रेंच भाषी ज्यादा थे। तीसरा क्या था, क्षेत्रीय अंतरों में सांस्कृतिक विविधता को सरकार की टकराव का समाधान किया गया। तो क्षेत्रीय अंतरों में चीजों को सुधारा गया, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया गया कि ये चीजें अब ऐसे होंगी, कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो पाएंगी। इससे वहां के संतोष जो फैला था उसको कुछ हद तक दूर किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का उल्लेख कीजिए। तो 4 रूप कौन कौन से हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है। तो सत्ता की साझेदारी का पहला रूप क्या है कि इसकी साझेदारी सरकार के ही विभिन्न अंगों के बीच में होती है, या मतलब ये नहीं कि किसी के बीच हो जाएगी हमारे आपके बीच। सरकार, दूसरा क्या है, सरकार के विभिन्न स्तरों का सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों में होती है, सही बात है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं सामाजिक आंदोलनों द्वारा होती है। तो ये 4 इसके रूप थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, सत्ता की क्षैतिज वितरण 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई सत्ता का असीमित उपयोग न कर सके, कि ना इस मुख्यमंत्री बना दिया गया, यह सब कह सके, इसीलिए विधायक और राजमंत्री बनाए जाते हैं। तीसरा है हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, कुछ ना कुछ गलत नहीं कर सकते हो बाबू, फिर एसडीएम डीएम को डांट सकता है गलत करने पे। तो यही, और संतुलन भी इससे बना रहता है। अब ऊर्ध्वाधर वितरण क्वेश्चन नंबर 16, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है, तो इसमें उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यानी राज्य और केंद्र, तो नीचे की सरकारों और ऊपर की सरकारों के बीच केंद्र, जैसा कि सेकंड पॉइंट में बताया गया है। तीसरा है राज्य सरकार से नीचे स्तर की सरकारें के लिए ऐसी ही व्यवस्था है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां होती हैं, नगर पालिका और पंचायतें इसकी इकाइयां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो 1956 में कानून बनाकर तमिलों को उपेक्षित किया गया, सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया, जिससे तमिल वर्ग असंतुष्ट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी गई, तमिलों को वंचित किया गया। तीसरा क्या है, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया, जिससे तमिल समुदाय बिल्कुल असंतुष्ट हो गया। श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हो गया इससे। तो ये कुछ पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है बेल्जियम में सामाजिक विभिन्नताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। तो ये कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, सरकार ने व्याप्त विविधताओं को स्वीकार किया कि हाँ वास्तव में कहा कि ये विविधता है, यहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं, और संविधान में 4 संशोधन किए। दूसरा क्या किया, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषियों की जो मंत्री थे उनकी संख्या समान कर दी। अब चीजों को समान अर्थ से देखा जाने लगा, समान निगाह से। तीसरा क्या था, राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं होंगी, कि मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र को हुक्म नहीं दे सकता, ना वो उसको पूरी तरह से ही चलाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, इससे सभी के बीच संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो ये 4 चीजें थी जिससे वहां की विविधताओं की समस्याओं को समाधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। तो इसको 3 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट है लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला मुक्तिपरक तर्क कहलाता है। तो लाभ हो या हानि उसका अच्छे से हिसाब लगाना, और हिसाब लगाकर
लिया गया जो फैसला होता है वो क्या कहलाता है? मुक्ति पर्क। नैतिक तर्क सत्ता के उचित बंटवारे का चिंतन होता है। दोनों तर्कों द्वारा आपसी टकराव को टाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों को किस प्रकार किया? तो उन्होंने क्या किया? तमिलों द्वारा राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिलों द्वारा बराबरी की मांग की गई, तमिलों ने स्वतंत्रता इलम की मांग की, हिंसा का भी सहारा लिया। भाई जब कोई बात न सुनी जा रही है तो बेचारे वो सब जतन कर लिए, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, क्योंकि भाई वो सिहली समुदाय बहुत ज्यादा था, तमिल ना के बराबर थे, तो सिहली समुदाय की ही सुनी गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में भूमिका निभाते हैं? तो ये कैसे निभाते हैं? राजनीतिक दल अपनी विशेषता बतलाकर जनता को प्रभावित करते हैं, बताते हैं हम तुम्हारे खाते ये लाइटें बनवा दे भाई, वो बाथरूम बनवा दे भाई, यो बनवा दे, वो बनवा दे, खूब लुभावत हैं। जब आते हैं चुनाव की बारी वोट लेने, पाँव छुइए नालिम गिर जाइए, ये सब समस्याएं मतलब वो करते रहते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? व्यापारियों, किसानों आदि वर्गों के हित समूह सत्ता पर दबाव, सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या है? वर्तमान में गठबंधन की सरकार साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये साझेदारी के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? तो पहला पॉइंट है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पे किया जाता है, कि कितने धर्म के लोग हैं वहां इतने इनके मंत्री बैठा दो, इस आधार पे किया जाता है। आर्थिक रूप में कमजोर तथा महिलाओं को आरक्षण देकर, जो लोग कमजोर हैं उनको तनिक कम, कि तुमको अगर 10 नंबर टेस्ट देना लाने 9 है, इनका 7 लाभक है, तो ये चीजें कह दी जाती हैं। अब तीसरा क्या है? अल्पसंख्यकों में को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार साझेदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल भी ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारे सत्ता की साझेदारी लेसन था। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने इस वीडियो में सब कवर करा दिए हैं। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को 2-4 बार पढ़ के देख लीजिए, आपको सब चीजें आ जाएंगी। जो कुछ बचा भी होगा वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन इसके बाहर से आपको अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।